ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जी जिसको सर। ज्वाइन करना होगा वो लोग फिर बाद में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज का डेमो क्लास है। और जी सर। हाँ, मैं भी सारे लोग बिजी हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम का डेट वगैरह मालूम ही है। हाँ, ये नवंबर में है, देखे थे नवंबर में है। एक को है 8, 8 को है सर, नहीं 8 को नहीं, नहीं देखे हैं। 22 को ना है। हाँ, 22 आप से 28, 29 जी। हाँ, आप लोग का डेट इस बार इतना अच्छा है कि अगर ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। जी। हाँ, पहला पेपर आपका इकोनॉमी का है। पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी है। सबसे पहले हम यही पढ़ाते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे जी पहले हम यही पढ़ाते हैं, इसका मॉडल डी हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, उस पर भी हम आते हैं कि आप कैसे पढ़ाएंगे। इसके बाद से आपका सीपीबी है 22 को, तो बीच में लंबा गैप है। अब बीच में आपका फेस्टिवल भी है, दीपावली छठ वगैरह हाँ। है, जिसके चलते ये लंबा गैप है। तो ठीक है, तैयारी करने का भी ऐसा नहीं है कि एकदम से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब अकाउंटिंग 28 को है, तो उसके बीच में भी गैप है। मतलब इस बार एग्जाम का डेट काफी अच्छा दिया हुआ है, अगर चाहे तो अच्छा से निकल जाएगा। और उसमें से 28 और 29 ये आपको रिटेल बैंकिंग है। ठीक है, एग्जाम का डेट बहुत ही अच्छा है। लोग अक्सर जो है ना, प्रिंसिपल, टीपीबी और अकाउंटिंग जो है लगातार पढ़ जाता है अक्सर। आप इस बार जो है बाइफरकेट करके दिए हुए हैं। ठीक है, और समय भी है, अभी ये पूरा, अभी अगस्त, पूरा अगस्त है, आज तो आपका 2 अगस्त है। पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर में भी कुछ क्लास ले सकते हैं। तो 3 मंथ तो मोर देन सफिशियंट है। अब क्लास कैसे लेंगे? तो क्लास का यहाँ पे सबसे पहले हम हर एक सब्जेक्ट में आपका 4 4 मॉडल है। ठीक है, तो जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें 4 मॉडल है। तो 2 मॉडल इसका टेक्निकल है और 2 मॉडल नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल कहने से मतलब है कि उसमें ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है। आप खुद ही इस बात को देखिएगा तो महसूस कीजिएगा। तो जो टेक्निकल मॉडल है उसको पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जो नॉन टेक्निकल है उसको पढ़ाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो टेक्निकल मॉडल, सबसे ज्यादा जो टेक्निकल मॉडल है ये आपका मॉडल डी है। अब मैं इतना कहता हूं कि जितना सीएआईबी, सॉरी, जेआईबी का जो कोर्स है उसका बेसिक चीज यही है। जेआईबी कोर्स का बेसिक यही है। अच्छा, एक चीज आपका, सबका हम ये क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग चूंकि हो रहा है, इसीलिए आप लोग को म्यूट कर देते हैं। और फिर जब भी आपको मन करेगा आप म्यूट ओपन करके कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इसको क्या हुआ? हम्म, यहाँ पे ऑल म्यूट का बटन आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको मन करेगा तो क्वेश्चन पूछना हो कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है। अब जब आप दोबारा देखिएगा और उसमें आप ही का साउंड या कोई अनवांटेड साउंड मिलेगा तो थोड़ा सा बेटर फीलिंग नहीं होता है, इसलिए मन करेगा जब भी तो आप ओपन कर लीजिएगा उसके बाद से। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा था कि पूरा जो जीआईबी है उसका बेसिक चीज यही है, मॉडल डी, जिसको सबसे पहले पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, और आज के डेट में बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये है, इसके बाद से आपका मॉडल बी है जो टेक्निकल है। और मॉडल ए एंड सी जो है नॉन टेक्निकल है, कि इसको पढ़ाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
इसके बाद से आपका पीपीबी है। ठीक है, तो एक तरफ आपका सितंबर से, मतलब 1 सितंबर से आपका अकाउंटिंग का क्लास शुरू हो जाएगा, और एक मंथ में हम यहाँ पे इकोनॉमी को समाप्त करेंगे और अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। तो अकाउंटिंग एंड पीपीबी पैरेलल चलेगा। बहुत सारा जो इकोनॉमी का आपका जो सिलेबस है वो पीपीबी से मिलता जुलता है, पीपीबी से मिलता जुलता है। तो कुछ कुछ कंप्लीट हो जाएगा और कुछ कुछ जो इंडिविजुअल है उसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉरेक्स हम पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी में, तो फॉरेक्स इधर भी है, सेम टू सेम फॉरेक्स दोनों जगह है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है, तो जो अलग दिया है उसको बतला देंगे। तो एक आपका इकोनॉमी एंड एक ये आपका पीपीबी एक साथ समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद से हम 1 सितंबर से अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। तो अकाउंटिंग चलेगा आपका। रिटेल बैंकिंग कुछ खास है नहीं, इकोनॉमी एंड पीपीबी इतना पढ़ाएंगे कि रिटेल बैंकिंग का मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब 10 दिन अगर हम रिटेल बैंकिंग पढ़ा दें तो इसमें से आप 70 से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो इसलिए इसमें कुछ खास है नहीं रिटेल बैंकिंग में। ठीक है ना, रिटेल बैंकिंग में बस मार्केटिंग का फंडा रह जाता है। तो चलिए आज से डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। और टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग के विषय में प्लीज आप लोग बता दीजिएगा एक बार। जो टाइमिंग रहेगा आप लोग का 8:30 से रहेगा 10:30 तक, सॉरी 10:30 तक नहीं, 10 बजे तक। अब एग्जाम के टाइम जब आएंगे तो आप लोग जितना बजे तक कहिएगा पढ़ा देंगे। आप बोलिएगा सर रात भर पढ़ाते रहिए, रात भर पढ़ाते रहेंगे। तो आपका टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे को तो सीआईबी का रहेगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, ये 4 दिन आप जीआईबी का क्लास रहेगा। 8:30 PM टू 10 PM, 10 PM। ठीक है ना, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। तो जनरली आपका 9:45 बज ही जाता है, 9:45 10 बज ही जाता है। तो डे एंड टाइमिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कंफर्म कीजिए। अभी तो आप लोग 2 ही लोग हैं। जी नहीं ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आप दूसरा टाइम तो कोई बचता नहीं है, या तो मॉर्निंग का टाइम बचता है या इवनिंग का। तो मॉर्निंग में अक्सर ये होता है कि जा रहे हैं ऑफिस तो रेडी होने में टाइम लगता है, वो दिमाग काम नहीं करेगा। और जब आप ऑफिस से आ जाते हैं तो ठीक है, थका हुआ मन रहता है, ये बात सही है, लेकिन निश्चिंत तो रहते नहीं कि आप कहीं नहीं जाना है। तो मेरा वीडियो अगर देखते भी रहिए, मेरा क्लास अगर सुनते भी रहिए, अगर मेरे क्लास में आप 100% या 90% आप प्रेजेंट है, और जो भी हम एमसीक्यू आपसे बनवाएंगे, अब हर एक चैप्टर जो पढ़ाएंगे उसके बाद एमसीक्यू बनवाएंगे आपसे, हर एक चैप्टर के बाद एमसीक्यू। तो इसमें आपका कम से कम 80% नंबर आना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको 75%, 80% अगर नंबर नहीं आ रहा है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि आपका एग्जाम में ये 50-55% से ऊपर आएगा? आप ही बताइए। तो इसमें आपका ये आना चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि मेरा बूस्टअप हो रहा है और सही डायरेक्शन में हम फ्लो हो रहे हैं। तो बहुत सारा एमसीक्यू पढ़ाएंगे। इसके बाद से हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देंगे, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स देंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स देंगे। आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत है नहीं, कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स देंगे। आप केवल सॉफ्ट कॉपी हम दे पाएंगे, तो बैंक से आप उसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, या आपके पास प्रिंटर होगा तो आप देख लीजिएगा। तो और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो बताइए। नहीं चलिए, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जी। तो देखिए, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है कि बिना बैंक के डिफिनेशन का तो बैंकिंग हो ही नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ बैंक, मेन फंक्शन ऑफ बैंक इसमें से क्या है? एक्सेप्टिंग मनी, गिव लोन,
इन्वेस्टमेंट, वीसी या सभी? सभी होगा इसमें सर। हाँ ठीक है, आपको है कि सभी होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इलोबरेट कर देते हैं कि सभी होगा कि क्या होगा, इसको थोड़ा सा इलोबरेट कर देते हैं। सबसे पहले तो बैंक का डिफिनेशन आपको दिखलाते हैं जो आरबीआई के अकॉर्डिंग है। देखिए, बैंक जो है ये सिंपली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है, यह तो एक बात है। दूसरी तरफ बैंक जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी होता है उनसे डिपॉजिट के रूप में पैसा लेती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास भी सरप्लस ऑफ मनी है, मतलब जिनके पास पैसा है अपने खर्च से ज्यादा, वही तो बैंक में जमा करेंगे। सिंपली है, तो जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है वो डिपॉजिट के रूप में बैंक को पैसा देते हैं। अब डिपॉजिट क्यों हम इतना इम्फेसिस कर रहे हैं? तो मान लीजिए कोई एक फ्रेंड F1 है जो F2 को पैसा देता है ऐसे, जिसको हम लोग डिपॉजिट नहीं कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि कैश फ्लो हुआ। मतलब एक जो है 1,000 रुपया दिया तो कैश फ्लो हुआ एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के हाथ में। डिपॉजिट वहां पे नहीं वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि डिपॉजिट वर्ड हम लोग तभी यूज करते हैं जब वहां कोई अकाउंट होगा। तो बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो आपका आरबीआई का डिफिनेशन है, हाँ बोलिए। जो आरबीआई का डिफिनेशन है यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट 1949, एक्सेप्टिंग मनी डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी जो है, अब अक्सर पूछा जाता है कि बैंक में एंड मनी लेंडर में क्या डिफरेंस है। बैंक में एंड मनी लेंडर, अब मनी लेंडर कौन? साहूकार, जो अपने समाज में सूद ब्याज पे पैसा देते हैं। बट उनका एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है, कोई केवाईसी नहीं होता है, कोई फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना केवाईसी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई। उनका रिकवरी का तरीका भी कुछ अजीब होता है, कोई रेगुलेटर नहीं है, ना ही कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहाँ जो लेन देन होता है वो डिपॉजिट के रूप में नहीं होता है, या कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। बट बैंक जो भी काम करती है, एक्सेप्टिंग ऑफ मनी करे वो भी डिपॉजिट के रूप में, लोन दे उसका भी एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होता है। तो इसीलिए डिपॉजिट ऑफ मनी को आप ध्यान में रखिएगा। तो बैंक जो डिपॉजिट ऑफ मनी करती है वो दो फॉर्म में करती है। एक तो आपको एनडीटीएल के फॉर्म में करती है। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, डीएल एंड टीएल, डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट जो आया आपका डिमांड लायबिलिटी में आया, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट टाइप का जो डिपॉजिट है, सैलरी अकाउंट, ये सब क्या है? डिमांड लायबिलिटी में। जब भी कस्टमर पैसा मांगेगा तो उसको देना है। अब डिपॉजिट क्या है? बैंक के लिए लायबिलिटी है। बैंक के लिए लायबिलिटीज, इसलिए लायबिलिटीज का मतलब हर समय लोन ही नहीं होता है, लोन भी लायबिलिटीज है। बट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारी है कि कस्टमर, अगर कस्टमर का पैसा है वो जब मांगेगा तो आपको देना है। अब जिस फॉर्म में मांगेगा, चेक के रूप में, कैश के रूप में, कैसे भी मांगेगा, वो तो अलग फिर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर वो देना है। लेकिन ये वाला जो डिपॉजिट पार्ट है वो क्या है? लायबिलिटी पार्ट है। तो एनडीटीएल में डीएल आपका डिमांड लायबिलिटी, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट टाइप का जो डिपॉजिट है, एंड टीएल का मतलब टाइम लायबिलिटी, इसमें आपका एफडी आरडी टाइप का आ जाएगा। मतलब बैंक के साथ कस्टमर का एक कमिटमेंट है पार्टिकुलर टर्म का। अब भले ही उसके बीच में भी अगर वो पैसा मांगता है तो आपको देना है। 10 साल के लिए एफडी आरडी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में ही पैसा वो मांगे तो आपको देना है। ठीक है, एक तो आपका एनडीटीएल हो गया। दूसरा आपका पारा बैंकिंग हो गया। पारा बैंकिंग, पारा बैंकिंग बोलिए इसको आप, क्रॉस सेलिंग बोलिए,
क्रॉस सेलिंग बोलिए, या इसको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी कहते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। ये क्या है? तो 2000 के बाद आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को ये पारा बैंकिंग का परमिशन दी थी कि एक्स्ट्रा इनकम आपको यहां से हो जाएगा कमीशन के रूप में। बैंक जो है वो कॉरपोरेट एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करती है। ये बैंक का अपना बिजनेस नहीं है, दूसरे के लिए काम करती है, तो बैंक को कमीशन इसके लिए मिलता है। आपको बेटर मालूम ही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पारा बैंकिंग में आपका इंश्योरेंस आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, पीपीएफ आ जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, जितना भी ये सारे प्रोडक्ट है जो बैंक का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सारा पारा बैंकिंग। क्रॉस सेलिंग आपका मार्केटिंग वर्ड है। क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि बैंक का जो कोर प्रोडक्ट है या किसी का भी जो कोर बिजनेस है उससे अलग हटके अगर कोई कोई काम करती है तो उसका क्रॉस सेलिंग। अब जैसे कि मैकडोनाल्ड है या पिज्जा हट है या केएफसी है, तो वो जो उसका जो कोर प्रोडक्ट है उससे हटके वो सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचती है कि नहीं, तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होगा, उसका आपका क्रॉस सेलिंग हो गया। उसी प्रकार अगर कोई अंग्रेजी दवा की दुकान है, वहां पे अगर कोई होम्योपैथिक या डाबर का च्यवनप्राश मिलता है, तो डाबर का च्यवनप्राश क्या है, ये आपका क्रॉस सेलिंग है। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि कस्टमर की सुविधा के लिए, मैचिंग के लिए आप प्रोडक्ट को रखते हैं ताकि कस्टमर को दिक्कत नहीं हो। ऐसे भी आपका 2000 के बाद बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग पे काम कर रही है। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है कि एक ही छत के नीचे सारा सुविधा, सारा फाइनेंशियल, जितना भी आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए एक ही छत के नीचे। मॉल वाली चीज है कि मॉल में आइए, कार लगाइए और सारा काम आप करके आप खाना खा के भी जाइए। मॉल वाला कंसेप्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग, राइट। तो क्रॉस सेलिंग और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मतलब बैंक का अपना प्रोडक्ट नहीं है, किसी दूसरे का प्रोडक्ट है, बैंक के साथ टाई अप है। जैसे कि बैंक का इंश्योरेंस के रूप में बैंक इंश्योरेंस करती है, म्यूचुअल फंड किसी एएमसी से टाइप होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया हो। तो बैंक के पास यहाँ से क्या आता है, फंड आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बैंक के पास जो फंड आता है वो आपको फंड ये पारा बैंकिंग से नहीं आता है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से नहीं आता है। यहाँ से डायरेक्टली फंड नहीं आता है, क्योंकि ये फंड तो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है। जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है, एएमसी का पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा एएमसी को चला जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली नहीं आता। अब यहाँ से जो कमीशन आएगा वो फंड के रूप में आ सकता है। जो कमीशन आता है वो फंड के रूप में आ सकता है। बट एनडीटीएल का पैसा डायरेक्ट आता है। ये जो एनडीटीएल है इसका पैसा डायरेक्ट बैंक को आता है। ठीक है ना, ये सब चीज समझ में आ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ठीक है सर। हाँ ठीक है। ये एनडीटीएल का पैसा जो है डायरेक्टली बैंक को आता है। तो फंड का बैंक को ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए इस पे, क्योंकि बैंक को बहुत सारे नॉर्म को मेंटेन करना है, जैसे बेसल नॉर्म को मेंटेन करना है, बहुत सारा प्रोविजनिंग करना है, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिविडेंड के रूप में। जो जो शेयर होल्डर है, बैंक एम्प्लॉय को सैलरी देना है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रखना भी है कल के लिए, मे बी सीसी आपका सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारा काम करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए। तो पहले प्रॉफिट बैंक को आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल जाता था, इसीलिए ऐसे जो डिफिनेशन है इसमें आपका क्या है, लोन है, लोन है एंड इन्वेस्टमेंट है। तो डिफिनेशन तो सिंपल है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें से वो जो काम करे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन ये है कि 2000 के बाद सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2000 के बाद क्या चेंज हुआ है, तो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट था मोस्टली आपको बॉन्ड वगैरह में होता था। जो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें मोस्टली आपका होता था, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारा काम करती थी। मतलब 1991 के पहले की बात कर रहे हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। तो गवर्नमेंट को ज्यादा अर्निंग होता था, तो बॉन्ड के रूप में गवर्नमेंट आपको 15% तक रिटर्न बैंक को दे दी थी। तो बैंक को बैठे बैठाए कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो डिपॉजिट का पैसा आ रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करना है और मजे से अपना प्रॉफिट अर्निंग करना है, लोन ज्यादा देना नहीं है। मतलब
1991 के पहले की बात हम कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बैंक जो है काफी सिक्योर स्थिति में चलती थी। कॉर्पोरेट लोन को थोड़ा छोड़ दे तो वो तो प्रेशर होता था, बट यहाँ पे आपको अर्निंग हो जाता था। इसीलिए एफडी वगैरह में बैंक को बैंक आपका 12% तक भी रिटर्न कस्टमर को दे रही है, समझिए, 12% तक रिटर्न देती थी। बट ये धीरे धीरे जब 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई, प्राइवेट बैंक की एंट्री हो गई। जो मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट करती थी वो आप ओपन मार्केट में कोई भी कर सकता था। तो गवर्नमेंट का अर्निंग धीरे धीरे कम होने लगा। तो जो बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड था, उस पे जो कूपन था, इस पे क्या होता है, बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपन रेट कहते हैं। तो वो कूपन जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो बैंक का जो सिक्योर अर्निंग था वो कम होने लगा। तो यहाँ पे बैंक भी अपना जो कस्टमर है उसके एफडी पे पैसा धीरे धीरे घटाने लगी। आज के डेट में यह स्थिति है कि ये 6%, 7% पे चला गया है। समझ में आ रहा है ना? तो आप तो लेकिन गवर्नमेंट पैसा तो घटा दी, लेकिन बैंक का क्या है, आपको यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ने लगा। स्टाफ को ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, रेंट ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, वो तो बढ़ने लगा ना, समझ रहे ना? वो सैलरी बढ़ गई, स्टाफ को पेमेंट करना पड़ा। बहुत सारे नॉर्म जो पहले मेंटेन नहीं करना होता था, जैसे बेसल नॉर्म, वो अब मेंटेन करना है। क्लियर ना? तो बहुत सारे ऐसा चीज के लिए यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए बैंक को, तो कहाँ से लेगी? तो अब था कि इसके लिए थोड़ा सा लोन को बढ़ाओ, तो लोन बढ़ा दी बैंक। बट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जो लोन कस्टमर को दिया वो लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा सा संभावना इसका रहता है, जब तक हाथ में नहीं आ जाए पैसा तब तक उसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो लोन अगर एनपीए में कन्वर्ट होता है, मतलब लोन को एनपीए में कन्वर्ट होने का जो रिस्क है, दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क, राइट ना? तो चूंकि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क रहता है, इसीलिए बैंक के पास जो फंड अवेलेबल रहता है, इसका ये 100% पैसा लोन में नहीं देती, इसका कुछ पार्ट वो इन्वेस्टमेंट भी करती। तो बैंक का एक अलग से ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ये आपको हेड ब्रांच वगैरह में होता है। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, अब ये किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंदर तो आता नहीं है, हर एक बैंक का अपना अलग अलग होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब सीआईबी में आप लोग आइएगा तो बतलाएंगे कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या क्या फंक्शन वगैरह है। आप लोग को जीआईबी में नहीं पढ़ना है, जस्ट जानना है कि बैंक का जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है, बैंक अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थ्रू करती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है? तो ये आपको मार्केट में करती है। अब यहीं से पहला आपको कंसेप्ट आता है मार्केट का। मार्केट का मतलब फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जहां पे आपको मनी मार्केट हो, जहां पे आपको कैपिटल मार्केट हो, जहां पे फॉरेक्स हो, जहां पे आपको डेरिवेटिव्स हो। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे मार्केट का जो पार्ट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट बॉन्ड में था वो तो रुक गया, वो तो बहुत कम होने लगा। अब गवर्नमेंट बॉन्ड में आप मान के चलिए कि 8% के आसपास बैंक को बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बैंक को खुद ही बेनिफिट नहीं होता है तो कहाँ से वो कस्टमर को एफडी पर बेनिफिट दे? तो अब जो बैंक, लेकिन बैंक को प्रॉफिट चाहिए, तो कहाँ से लेगी? तो बॉन्ड से अब तो मिलता नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड से। तो अब बैंक को वो सारा बेनिफिट मार्केट से लेना होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थ्रू। मार्केट में आपका मनी मार्केट है, कैपिटल, तो ये मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, क्योंकि प्रॉफिट जो बैंक का है वो मैक्सिमम हिस्सा यहीं से आता है। क्योंकि लोन का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क के चलते थोड़ा सा कम पड़ जाता है, थोड़ा सा। तो बैंक अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से लेती है? मार्केट से लेती है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये फर्स्ट पेपर आपका इकोनॉमी को जोड़ा गया, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पहला जो आपका है फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आज के डेट में बैंक काम नहीं करेगी। जहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है,
तो जो हमने ये सब नाम लिया, देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। पहले ये बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि बैंक सिक्योर अर्निंग कर रही थी, बैंक को स्टॉक मार्केट से, मनी मार्केट से ज्यादा मतलब नहीं होता था। इसके बाद से आपका फिक्स इनकम मार्केट, जो डेप्ट बॉन्ड मार्केट है, फिक्स इनकम मार्केट में भी कुछ फिक्स इनकम वाले प्रोडक्ट हैं। इसके बाद से आपका फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेड ऑफ मार्केट, मतलब एक मार्केट जो है दूसरे मार्केट से क्या इंटरकनेक्टेड है। एक कुछ घटता बढ़ता है तो उसका वो क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट दूसरे पे जाता है। मर्चेंट बैंकिंग, डेरिवेटिव्स मार्केट, फैक्टरिंग, वेंचर कैपिटल, लीज, म्यूचुअल फंड, ठीक है। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस बैंक करती नहीं थी। पेंशन प्रोडक्ट, पहले पेंशन प्रोडक्ट बैंक नहीं करती थी, ठीक है। बैंक एम्प्लॉय का तो पहले भी होता था, आज भी होता है, वो अलग मुद्दा है कि चेंज हो गया। पारा बैंकिंग, जिस पारा बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा समय भी मुझे लगता है समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। तो ये आपका बैंक का डेफिनेशन है। ए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसको स्ट्रक्चर हम एक बनाए हुए हैं, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग को समझाते हैं कि बैंक का ये वाला पार्ट क्या है, एनडीटीएल है। ये वाला पार्ट क्या है, तो पारा बैंकिंग है। और जो बैंक कुछ भी मनी एक्सेप्ट करती है, वो किस चीज के रूप में करती है, डिपॉजिट के रूप में। यहाँ पे एक चीज और सीखिए कि बैंक क्या है, एक प्रकार की कंपनी है। देखिए, आपके लिए बैंक एम्प्लॉय के लिए बैंक एक जॉब हो सकता है, बट एक्चुअली बैंक क्या कर रही है, तो एक प्रकार का बिजनेस कर रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग बिजनेस। तो बैंकिंग बिजनेस सब कोई नहीं कर सकता है। बैंकिंग बिजनेस कौन कर सकता है, जिसको आरबीआई परमिशन देगी, वही बैंकिंग बिजनेस कर सकता है। तो बैंकिंग बिजनेस अगर किसी को करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी बनना होगा, कंपनी एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर्ड करना होगा, देन आरबीआई से परमिशन लेना होगा, तो आप बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं। अब आरबीआई इंडिया में जितना भी बैंक है उसको रेगुलेट करती है अंडर टू एक्ट्स। एक तो आपका आरबीआई एक्ट, जो 1934 है, जो शुरू से आता है, जो आपको इंडिपेंडेंस के पहले से आ रहा है। और उस समय भी आरबीआई बैंकों को रेगुलेट ही करती थी, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था। तो इसको अंग्रेज लोग लेके आए थे। जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में, तो लोगों को महसूस हुआ इस बात को कि कुछ चीज को ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो अपना संविधान आपको अप्लाई हो रहा था। तो इसको भी चेंज किया गया, तो इस एक्ट को चेंज नहीं किया जाता था, बीआर एक्ट को ऐड कर दिया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसी में आपका बैंक का डेफिनेशन भी ऐड किया गया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो बैंक का डेफिनेशन है वो आपका बीआर एक्ट के अंडर है, अंडर अंडर इंडियन लॉ इन्फोर्स बाय, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। आपको हम बोले थे कि नोटबुक एंड पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप कंसंट्रेट होके पढ़िए, कुछ जो चीज इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है 0.5 नंबर का। अच्छा, एक चीज अभी 0.5 नंबर नंबर पे मुझे याद आया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 120 नंबर का होगा। 120, एक्चुअली 120 मार्क्स का होगा, नंबर तो 100 ही मिलेगा। 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, नंबर में कितना होगा, 120, और मार्क्स तो 100 होगा, जिसमें आपको 0.5 नंबर का जो है ना, ये 70 क्वेश्चन होगा। तो ये 35 मार्क्स का हो गया, नंबर कितना होगा, 70, क्वेश्चन फिर मार्क्स कितना हो गया, 35। जो एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 35 होगा, और ये आपका 35 मार्क्स का हो गया। जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये आपको 15 क्वेश्चन होगा, जो कि 30 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पर मार्क्स कितना हो गया, 100 हो गया, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 120 हो गया। तो मे भी ये आपको मालूम भी होगा।
तो जो छोटा छोटा जो डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एक एक लाइन वाला क्वेश्चन है, ये आपको 0.5 नंबर में पूछ सकता है। जैसे कि बैंक का जो डिफिनीशन होगा, अब वो 2 नंबर में पूछेगा नहीं। तो बैंक का डिफिनीशन कहाँ पे लिखा हुआ है? तो बीआर एक्ट में लिखा हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग मनी डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट। अगर एक्सेप्ट मनी लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आम जनता के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो बैंकर नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समझते नहीं है उतना, उनको समझाया नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन एज ए बैंकर अगर आप डिफिनेशन को लिख रहे हैं और इसमें डिपॉजिट वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किए, तो समझिए कि डिफिनेशन अधूरा है। ठीक है ना? तो फ्रॉम द पब्लिक फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्लियर ना? तो यही चीज है कि बैंक जो डिपॉजिट मनी लेती है वो डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है, और वो दो फॉर्म में लेती है, एनडीटीएल के रूप में, पारा बैंकिंग के रूप में। बैंक के पास फंड आता है, किसका? एनडीटीएल का आता है। पारा बैंकिंग का फंड कमीशन के रूप में आता है। बैंक के पास जो फंड होता है उस पर उसको प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? तो लोन से मिलेगा। एंड बैंक का एक स्पेशल डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जो बैंक को मार्केट से प्रॉफिट कराकर देगी। तब जाके बैंक अपना मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये बैंक का डिफिनेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बार मुझे बतलाइए। हाँ सर, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो इसका आंसर अब कुछ चेंज हुआ कि वही रहेगा? ये एक्सेप्ट मनी नहीं होगा तब। हाँ, एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पे बी बी एन एक्सेप्ट, सी होगा। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे जो होगा एक्सेप्ट मनी, और यहाँ पे डिपॉजिट रहता है, क्योंकि बीआर एक्ट कहता है, बीआर एक्ट 1949 कहता है कि जब तक आप डिपॉजिट वर्ड को यूज नहीं कीजिएगा, तब तक आपका डेफिनेशन जो है, ये फिर एक्सेप्ट मनी वही वाला हो गया, मनी लेंडर हो गया, कोई भी आम जनता हो गया, कोई भी एक फ्रेंड जो दूसरे फ्रेंड को पैसा देता है, वो मनी वर्ड यूज करेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट है। तो यही चीज आपको अगला 2-3 मंथ में हम समझाएंगे कि वो टर्मिनोलॉजी कहाँ पे मिस कर जाता है, कि लोग 45 नंबर पे, 49 नंबर पे, 48 नंबर पे। ये कंडीशन इस बार नहीं है। आपसे मुझे क्या चाहिए? आपसे मुझे चाहिए कि आप कोशिश कीजिएगा कि 100% आप अटेंडेंस मेंटेन करें, क्लास में रहिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप अगर रिकॉर्डिंग वीडियो तो इसका मिल जाएगा। अब रिकॉर्डिंग वीडियो कैसे मिलेगा? तो आज ही हम गूगल मीट पे, हालांकि बना ही दिए हैं, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करा देंगे उनका हम ये रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक होता है, जीआईबी के लिए आपको दिसंबर, 26 दिसंबर नहीं होगा यहाँ पे, नवंबर होगा, इसको हम कर देंगे। ठीक है ना? अभी क्लियर कर देंगे। तो नवंबर 26 के लिए ये आपका यहाँ पे दे देंगे, तो आप लिंक वगैरह भेज देंगे, तो जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सब देख पाएंगे, ताकि हो सकता है कि 2-3 मंथ के बाद पहला क्लास में, दूसरा क्लास में क्या पढ़ाए थे ये मिस कर जाए, तो आप जितना बार भी चाहे वो रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। तो यही है बैंक का डिफिनीशन। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप नोट कर सकते हैं कि बैंक क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है, और बिजनेस में आपको रिस्क नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बैंक के पास 4 रिस्क होता है। एक आपका क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क कहां पर मिलेगा? तो लोन वाले पार्ट में, जहां पर लोन को एनपीए में जाने का खतरा है, रिस्क है। तो जब ये रिस्क होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट रिस्क। दूसरा होगा लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड का मतलब, लिक्विड का मतलब ऐसे तो कैश इन हैंड होता है, मतलब हाथ में जो पैसा है खर्च करने के लिए, वो लिक्विड मनी है।
लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि कोई भी एसेट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में, वो उसका क्या है, लिक्विडिटी है। समझ में आ रहा है ना, वो उसका लिक्विडिटी है। क्या, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी भी चीज को, आप गोल्ड को अगर कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो जितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका क्या है, लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या हुआ कि बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए। अब बैंक के पास हर चीज कैश में रहे कोई जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी रहता है। तो बैंक के पास वो चीज कैश या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि वो अपने कैश फ्लो को मेंटेन कर सके। समझ में आ रहा है ना, डिपॉजिटर को पैसा दे सके, बैंक लोन जो डिसबर्स की है उसको वो मेंटेन कर सके। इसके विषय में हम आगे भी बताते रहेंगे। तो ये रिस्क बैंक को नहीं होना चाहिए। अब कुछ साल पहले यस बैंक के पास ये रिस्क आ गया था कि डिपॉजिटर के पास देने को पैसा नहीं था, तो फिर वो आपको थोड़ा सा उसपे खतरा आ गया था, तो एसबीआई बैंक उसको थोड़ा बचाई थी। या फिर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक इधर डूबे हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक डूब गए, वो बैंक उसके पास पैसा नहीं था। तो जब भी पैसा बैंक के पास नहीं हो या उसका खतरा हो कि हाँ कैसे मेंटेन करेंगे, दिस इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद से मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क पहले नहीं था। 1991 के पहले आप देखिएगा तो ये मार्केट रिस्क नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बैंक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं थी। बैंक मजे से गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करती थी और 15% रिटर्न लेती थी। बैंक को मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से मतलब ही नहीं था, फॉरेक्स से मतलब ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना, ये तो जब मार्केट, जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब बैंक को मार्केट से बेनिफिट लेना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का अर्निंग कम हुआ। तो फिर मार्केट क्या है, मार्केट रिस्क है। क्योंकि अब देखिए जो गवर्नमेंट, अगर आप जो फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट देखिएगा, उसका जो ग्राफ देखिएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन होगा नहीं। पहला दिन ही मालूम चलेगा कि लास्ट डे क्या मिलेगा, तो वो तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जो मार्केट वाला प्रोडक्ट होगा ना, इसमें ये वेरिएशन होगा। समझ में आ रहा है ना, ये अपवार्ड मूवमेंट तो करेगा, लेकिन ये आपको वेव टाइप जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करेगा, राइट ना। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, बट कभी भी आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा, तो यहां से देखिएगा यहाँ के बीच में, तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मार्केट प्रॉफिट देती है, बट इस बात को समझना होगा कि वो कैसे प्रॉफिट देती है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो प्रॉफिट देती है, राइट ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मार्केट रिस्क। तो बैंक के पास एक अल्को कमेटी होता है, अल्को कमेटी, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, अल्को कमेटी, जो बैंक का ये सब कुछ देखती है। अल्को कमेटी के अंडर ही मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। समझ में आ रहा है ना, ये आपको मार्केट रिस्क को देखती है और सभी रिस्क को देखती है, जितना भी रिस्क बैंक में होता है वो सारे को देखती है। इसके बाद से आपका ऑपरेशन रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है। अब ये दो रिस्क बैंक को इधर मिला है। मार्केट रिस्क तो समझ में आ गया कि मार्केट के आ जाने से मार्केट रिस्क मिला, और सीबीएस के आ जाने से ये ऑपरेशन रिस्क मिला। सीबीएस जो है बैंक को एक तरफ तो काफी सुविधाजनक है, कंप्यूटर से काम, बट वही कंप्यूटर, वही इंटरनेट बैंकिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फंड जो है वो किसी के अकाउंट का फंड कहीं चला जा रहा है, भले ही बाई मिस्टेक चल जा रहा है, रिकवरी हो जा रहा है। उसके बाद से कभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लिंक रुक गया, ये लिंक वाला प्रॉब्लम तो बैंक में ऑलवेज रहता है। समझ में आ रहा है ना, उसके चलते कोई मिस्टेक हो जाए, फ्रॉड भी हो रहा है, जो है कुछ कुछ फ्रॉड भी हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन रिस्क है। तो आगे चल के पढ़ेंगे आप, तो जो बेसल है, जो बेसल है, बेसल के अंडर इन रिस्कों को मेंटेन करने के लिए आपको सीएआर मेंटेन करना होता है। तो ये सब चीज हम आगे पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले तो आपको हम रिस्क पढ़ाएंगे कि रिस्क एक्चुअली क्या है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, डेमो क्लास आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ पूछना है नरेंद्र जी तो पूछिए, आलोक नहीं जी। सर, नहीं ठीक है सर। कुछ नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोग कल इवनिंग से रहेंगे क्लास में। जी।